रहीम श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम। आज हमारा ये फर्स्ट वेबिनार है और इसमें हम पहला ये का जो है ना इंट्रोडक्शन एक तरह से कर रहे हैं। तो इस पर हम सिस्टम को चलाएंगे इंशाल्लाह ताला और कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और जितने भी और लोगों के साथ जोड़ सकें, एक रूटीन बना लें और उसके अंदर फिर इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता कुछ मैं आप लोगों से सीखूंगी, आप लोग मुझसे सीखेंगे और इस तरह से हम एक दूसरे से बेहतर से काम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये चैरिटीज दुनिया में ऑपरेट करती हैं और होती हैं, इनका मकसद क्या होता है, क्यों ये इनको बनाया गया है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर रोशनी डालना बताएं मुझे अपना जो आपके इस फहम है क्या है इस बारे में। वासिक आप बताइए कि आप समझते हैं इस बारे में। सब वही आवाज थोड़ी कटी थी, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि हम हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है ये, और इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं चैरिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ चैरिटी से कि चैरिटी के बारे में क्या आप समझते हैं, आपको क्या मालूम है दुनिया में जो चैरिटीज ऑपरेट कर रही हैं उनका मकसद क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसमें ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ चैरिटी सेक्टर में, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो चैरिटी है वो बेसिकली टू क्रिएट इम्पैक्ट ऑन समवन लाइफ। ठीक है, तो किसी की ज़िंदगी में इम्पैक्ट को क्रिएट करना, पॉजिटिव इम्पैक्ट को बेसिकली, और किसी की मदद करना। और ये दो मेन चीज़ें जो चैरिटी सेक्टर को मेरे ख्याल से डिफाइन करती हैं। मेन तो उसमें ये है कि किसी के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना, वो इम्पैक्ट जिससे उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए पॉजिटिव वे में। जी ठीक है, और जुल्फिकार आप क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। म्यूट कर। अच्छा, स्पीकर ऑफ करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। अच्छा, जो चैरिटी सेक्टर है, बेसिकली चैरिटी सेक्टर काम कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स पे, जो 17 SDGs है। चैरिटी सेक्टर बनाया ही इसलिए है कि ये जो 17 SDGs है हम उस पे काम करें और उनको अचीव करें। उनमें मेन जो चीज़ है कि जो ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ इश्यूज है, फूड जिनमें फूड है, हेल्थ है, वाटर है, जैसे वॉश, इन सारे गोल्स पे हमने काम करना है। जिन एरियाज में इनकी ज़रूरत है उनको हमने डेवलप करना है और लोगों को उस प्रॉब्लम से निकाल के नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आना है। तो बेसिकली चैरिटी उन 17 SDGs पे काम कर रही है जहाँ पे लोग उनसे इफेक्टेड है। तो बेसिकली चैरिटी का मकसद ये है मेरे ज़हन से। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सका हूँ। अच्छा जी, अब इस तरह है कि आप आज के दौर के अंदर जो चैरिटीज काम कर रही हैं और उनमें जो मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, इसमें कई तरह के उनके मॉडल्स होते हैं काम के। और सबसे बड़े दो डिविजन्स होते हैं, एक होता है ह्यूमैनिटेरियन वर्क और एक होता है डेवलपमेंट वर्क। ह्यूमैनिटेरियन वर्क वो होता है जब आपको इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग in an emergency or in a in a area where there is a conflict or there is a natural disaster, okay, and that is a humanitarian work. So कोई इमरजेंसी के टाइम पे काम कर रहे हो या इन टाइम्स ऑफ एनी डिजास्टर हो, नेचुरल डिजास्टर हो, मैन मेड डिजास्टर हो, उसमें जो एक्टिविटीज हो रही हो इंसान की डेवलपमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी मदद के लिए, दैट इज ए ह्यूमैनिटेरियन वर्क। और उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं।
और उनको आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती हैं और उसके लिए उनके कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, उनको तैयार किया जाता है कि वो अच्छे तरीके से इन कामों को सर अंजाम दे सकें। इसी तरह जो है वो डेवलपमेंट का है कि जहाँ पर इमरजेंसी नहीं है, डिजास्टर नहीं है, नेचुरल डिजास्टर भी नहीं है, मैनमेड डिजास्टर भी नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वॉर जोन नहीं है, ऐसी जगह नहीं है, लेकिन वहां पर भी अगर किसी की मदद करनी और इंसान को के डेवलपमेंट का काम करना है तो दैट इज द डेवलपमेंट वर्क, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। हेल्थ सेक्टर है आपका, एजुकेशन सेक्टर है आपका, वाटर सैनिटेशन हाइजीन है आपका, न्यूट्रिशन है आपका, आपका लाइवलीहुड है आपकी, आपकी बहुत सारे ऐसे जो क्रॉस थीमेटिक एरियाज हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है। और क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड फंड्स होते हैं, तो वो चंद चीज़ों के अंदर अपने आप को स्पेशलाइज कर लेती है कि बाकी सारे चीज़ों के अंदर काम करने के बजाय अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप करती जाती है। पहली चीज़ इसमें हमने कि दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा हो गया ह्यूमैनिटेरियन वर्क और एक हिस्सा हो गया डेवलपमेंट वर्क का। अब ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है वो एक्टिवेट होता है, जैसे मैंने बताया कि उन तो हर दुनिया के सारे मुल्कों के अंदर इस वक्त वॉर जोन नहीं है, ना ही नेचुरल डिजास्टर है, ना ही जो है मैन मेड डिजास्टर है, लेकिन जिन जगहों पे अभी भी है। जैसे रिसेंटली अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया, वो कहाँ पर आया है? तो कौन सुनाना चाहेगा? अभी जो अर्थक्वेक आया है वो बर्मा में, म्यांमार में है, जी। ओके, और उसके ऊपर एक्टिविटीज हो रही हैं। उसके ऊपर चंद चैरिटीज ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किए, चंद बाकी बहुत सारे ने नहीं किए। अब जो इसमें इंतजार के साथ लॉन्च क्यों नहीं किए, तो इसलिए नहीं कुछ लॉन्च किए कि वो इंतजार कर बर्मा की जो, म्यांमार की जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, डू दे वांट इंटरनेशनल सपोर्ट और दे डू नॉट वांट इंटरनेशनल सपोर्ट। अगर वो इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं चाहते तो इंटरनेशनली उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प नहीं करेंगी। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें, हमारे पास कैपेसिटी कम है, हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद चाहिए जो कि बाहर से काम हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस सूरत में फिर जो असेसमेंट और असेसमेंट करने के बाद मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने और अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि चैरिटीज के अंदर लोग काम करते हैं, तो क्योंकि आज की ये सेशन सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें हम चंद रस्तों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चंद सब्जेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिन पर हमें आगे लेके इन सब्जेक्ट्स को चुना। तो ताहा, आप सुन रहे हैं बात? जी जी सर। अच्छा, तो इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, तो आपको स्टेक होल्डर्स, जब भी आप चैरिटी काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? बेनिफिशरीज होते हैं, आपके साथ रहने वाले लोग होते हैं, आपके साथ जो है लोकल कम्युनिटी है, कम्युनिटी होती है, आपकी गवर्नमेंट होती है, आपकी जो है लोकल गवर्नमेंट होती है, आपकी इंटरनेशनल फंडिंग बॉडीज होती हैं। ये तमाम वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको आप साथ लेके चल रहे होते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो चैरिटी के पास ऑप्शंस क्या होते हैं कि वो उसने ऑपरेट कैसे करना होता है, उसके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं काम करने के। तो उसने फंड्स को जमा करना होगा और फंड जमा करने के लिए उसको जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है, उसे फंड चाहिए होते हैं। तो उसके लिए वो अपनी फंड रेजिंग एक्टिविटीज करती हैं, जिनमें डोनेशन, पब्लिक डोनेशन रेज किए जाते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स ली जाती हैं, फंड रेजिंग इवेंट्स किए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह की जो है वो तरीकों से फंड्स जमा किए जाते हैं और वो फंड्स को कैरी आउट किया जाता है चैरिटेबल वर्क के लिए, जिनमें आप वो डायरेक्ट एड पे इस्तेमाल कर सकते हैं उन फंड्स को, आप अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, आप रिसर्च
करने, डेवलपमेंट ऑफ जो रिसर्च वर्क एंड योर टीम एज वेल। सो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी आप यूज करते हैं हम फंड्स को। तो इसमें अगर थोड़ा सा फर्दर हम अगर जाएं तो फंडिंग एंड फंड रेजिंग के अंदर हम क्या इसको थोड़ा सा और खोलते हैं और एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो फंड रेजिंग के अंदर हमारे पास पब्लिक डोनेशंस होते हैं सबसे पहले, और पब्लिक डोनेशंस में लोग डोनेशन देते हैं और डोनेशंस को जमा करके आप किसी न किसी प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल करते हैं। अब जब डोनेशन मांगे जाते हैं, लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई थीमेटिक एरिया या कोई ना कोई प्रोजेक्ट सामने रखा जाता है। तो थीमेटिक एरियाज को मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा कि जो प्रोडक्ट की है वो इज अ मदर एंड प्रोजेक्ट इज अ चाइल्ड। सो मिसाल के तौर पर हेल्थ इज अ प्रोग्राम, ठीक है, और वो एक थीमेटिक एरिया हेल्थ। लेकिन उसके अंदर एक प्रोजेक्ट आपके पास एम्बुलेंस का भी हो सकता है, क्लिनिक का भी हो सकता है, हॉस्पिटल का भी हो सकता है, कैटरैक्ट का भी हो सकता है, आपके पास मेडिसिन का भी हो सकता है, आपके पास डिसेबिलिटी से रिलेटेड मोबिलिटी डिवाइसेस का भी हो सकता है, आपके पास ऑटिज्म का भी हो सकता है, एडीएचडी का भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप डेवलप कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। सो टेक्निकली आपको जो फंड रेजिंग करनी होती है वो फंड रेजिंग के अंदर इधर यू गो विद द प्रोग्राम और गो विद द प्रोजेक्ट, ठीक है। सो आपको कोई ना कोई उसका मकसद क्रिएट करना है फंड देने के लिए। और सबसे बड़ी बात होती है जब फंड रेजिंग आप करते हैं तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आपका पैसे, जिससे पैसा ले रहे हैं उसको ट्रस्ट दे सकें, रिटर्न को भी दे सकें। दुनिया में जब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होती है वो टू वे ट्रांजेक्शन होती है, जिसमें आप पैसे को देते हैं, यू गिव योर मनी एंड इन रिटर्न यू टेक द प्रोडक्ट। सो वो प्रोडक्ट आपकी कोई टेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकती है, कुछ सर्विस भी हो सकती है। बट चैरिटी के अंदर व्हाट आई से कि यू गिव ट्रस्ट। सो यू एज अ चैरिटी वर्कर यू टेक मनी, जब आप फंड रेजिंग करते हैं तो पैसा लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न आप ट्रस्ट देते हैं। अगर आप पे ट्रस्ट मौजूद है तो आपको देने वाला आपको कुछ भी दे सकता है, कैन गिव यू एनी डोनेशन। मगर अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इफ यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, तो आपको nobody will give you even 1 pence, एक पेनी, एक सेंट, एक रुपया नहीं कोई देगा। कि अगर इफ यू सी अ फ्रॉड गाय स्टैंडिंग ऑन द रोड और आपको आगे वो आपसे मांगे, से 1 रुपया नहीं देंगे। मगर अगर आप समझते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है, सही है, इसको जरूरत है, तो आप उसको 1 के बजाय 1000 रुपये भी देने को तैयार। सो टेक्निकली व्हाट यू नीड टू गिव बैक इज द ट्रस्ट। सो चैरिटी के अंदर जब आप पब्लिक डोनेशंस रेज करते हैं, व्हेनेवर यू रेज एनी पब्लिक डोनेशन, you have to give them the trust. And how can you give them that trust? By showcasing your work. कि आप अपने काम को दिखाएं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करें कि हम जो आपके फंड्स लिए हैं वो हमने अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ हमने उनको खर्च किया है, बेहतर तरीके से खर्च किया है। That's where the values comes. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए होती हैं कि वो क्या अपने इदारे को डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी ह्यूमैनिटेरियन है, उसकी वैल्यूज जो है उनमें अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, प्रोग्राम इफेक्टिवनेस है, गुड गवर्नेंस है। अगर गवर्नेंस अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग अच्छा काम करेंगे, और अगर लोग अच्छा काम करेंगे तो काम इफेक्टिव होगा, ठीक है, और आपको जो इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली होगी। और अगर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपकी बुक्स भी, आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी, आपकी अकाउंटिंग भी ट्रांसपेरेंट होगी, और आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं रिकॉर्ड भी ठीक होगा। सो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोग्राम इफेक्टिवनेस एंड गुड गवर्नेंस, दीज आर द थिंग्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई बी ह्यूमैनिटेरियन ने इनको अपनी वैल्यूज बनाया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पब्लिक डोनेशन के साथ साथ हम ग्रांट्स ले सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है
इदारे ग्रांट्स देते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फंडिंग बॉडीज होती हैं जो ग्रांट्स देती हैं। सो ग्रांट्स जो होती हैं वो फाउंडेशन, गवर्नमेंट्स, अदर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपके प्रोजेक्ट्स को और आपके कॉजेस को सपोर्ट करने के लिए ग्रांट देती है। सो उन ग्रांट्स को आप कैसे अचीव करना है, इसका भी एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक है, उसके बाद बात करेंगे, बट दिस इज अनदर थिंग। सो फर्स्ट थिंग आई मेंशन कि पब्लिक डोनेशंस, सेकंड थिंग आई मेंशन कि ग्रांट, and then third I am talking about fundraising events. So to raise your funds, ठीक है, आपको जो फंड चाहिए होते हैं उसके लिए आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, कॉन्सर्ट्स करती हैं, ऑक्शंस करती हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज करती हैं, जिनके जरिए आपको लोगों को मास लोग जमा होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लोग आते हैं वहाँ पे, आप उनको अपना कॉज बताते हैं और आपके कॉज को देखते हुए वो अपने प्लेजेस देते हैं, अपने डोनेशंस देते हैं, और उन डोनेशंस को आप अपने चैरिटेबल रेवेन्यू में शामिल करते हैं ताकि आप अपने गुड कॉजेस को बढ़ा सकें, उसके काम को बढ़ा सकें। सो फंड रेजिंग इवेंट्स आर इम्पोर्टेंट। देन एक लेगेसीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेगेसीज ये होती है जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे वर्क ऑन डोनेशन लेगेसीज, जिसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिल सकती है। फॉर एग्जांपल दुनिया में जितने भी मिलियन, आज मैं रेडियो में प्रोग्राम देख रहा था तो सोच रहा था कि उसमें उन्होंने लिखा कि कनाडा में उनको फॉसिल्स मिले 75,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड डायनासोर के फॉसिल्स मिले। So just imagine that 75,000 million years old. So just imagine कि दुनिया कब बनी थी, ठीक है, कितना वक्त गुजर गया है। आज हम एक इंसान की उम्र 50-60 साल होती है, 70 साल होती है, वो बूढ़ा हो जाता है, उसमें ताकत नहीं रहती उसके जिस्म के अंदर, कमजोर हो जाता है। और 100 हड्डी, यानी कि मेरा नहीं ख्याल कोई जिंदा रहता है, बड़ी मुश्किल से शायद कोई आपको एक आध बंदा दुनिया में नजर आ जाए जो 100 साल पूरे करता है। तो जस्ट इमेजिन कि 100 इयर्स की ये इतना इतना लंबा पीरियड है, तो 1000 ईयर कितना होगा, 10,000, 100,000 ईयर्स कितने होंगे, और 100,000 के बाद 1 मिलियन ईयर कितने होंगे। तो यहाँ हम बात करें 75,000 मिलियन ईयर्स की। तो इतने अगर अरसे के फॉसिल्स मिल रहे हैं दुनिया में, तो इसका मतलब इंसान भी आ रहा है, जा रहा है। तो दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले शख्स जो आए, और आज दुनिया के अंदर कई बिलियंस की आबादी है इस वक्त, और पूरी दुनिया के अंदर इंसान मौजूद है। सो द थिंग इज, हर इंसान ने मरना है, और जब मरना है तो मरते वक्त वो बात कुछ नहीं जाता। ये बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी होगा, खाली हाथ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसे जाना है तो वो अपने जो पीछे सामान है, जो पैसे हैं, जो दौलत है, उसको उसको आगे उसने हैंड ओवर करना है, पास ऑन होना है उसके उसके वर्षा को। तो यहाँ पर एक चीज होती है, उसको कहते हैं विल राइटिंग। ये अपनी वसीयत लिखते हैं, देखते हैं। अगर वो जिंदगी में लिख देते हैं, कुछ मुल्कों में उनके कवायद बने हुए हैं कि उनके मरने तो उनकी विरासत किस तरह से तकसीम होगी। तो हर मुल्क के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरने से पहले अपनी दौलत का, अपनी जायदाद का अपना वो किसी न किसी चीज को, वो क्या चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी मेरी जायदाद में से मेरा इतना हिस्सा जो है वो अल्लाह के ज़िम्मे चला जाए, में लग जाए, या किसी ऐसे काम में लग जाए। तो आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रही हैं जो कि उन बिल्स को हैंडल कर सके, और ऐसे आपके पास एक फंड का स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें आप लेगेसीज और विल्स के ऊपर काम करें, कि आप विल राइटिंग सर्विस दें चैरिटी मुख्तलिफ लोगों को, फ्री में विल राइटिंग सर्विस आप दे रहे हैं या थोड़े से पैसे लेके दे रहे हैं, उनको विल राइटिंग सर्विस दे रही हैं। आप लोगों को विल लिख के दे रहे हैं ताकि वो अपने मरने के बाद उनके पैसों में से इतना हिस्सा जो है जाए, आपकी चैरिटी उस प्रोजेक्ट को कंडक्ट कर सके और डेवलप डिलीवर कर सके। सो इससे ये हुआ कि लेगेसीज इज अनदर थिंग व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर फंड रेजिंग एंड फंडिंग।
of the organization. फिर होता है government contracts. Some organizations work on government contracts. That charity are उसमें चैरिटी होती है, वो they are contracted by the government agencies to provide services like social care and education. So I was speaking to one of our partner organization in Karachi and SCEF, and वो मुझे बता रहा है कि खान मोहम्मद के चैरिटी को सिंध गवर्नमेंट ने 2 स्कूल्स दिए हैं रन करने के लिए. सो दिस मीन्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको मिलते हैं आप, ताकि आप जो है आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकें सोशल केयर और एजुकेशन के अंदर. सो ये आपको मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं फंडिंग और फंड रेजिंग के हवाले से. इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ जो कि हमारे पास है कि जो चैरिटेबल वर्क के अंदर जो चैरिटी वर्कर्स होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल क्या है. जो उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो सबसे पहले तो अगर उनकी जो नीयत है काम करने की वो क्लियर होनी चाहिए. यानी कि आप किसी भी काम करने के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए कि आप काम क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग इज जब आप काम कर रहे हैं तो अगर तो आप समझते हैं कि आप चैरिटी के बिलीव्स पे, चैरिटी के वैल्यूज पे, उसके उसके इस सिस्टम पे बिलीव नहीं करते हैं तो दिस इज नॉट अ राइट प्लेस फॉर यू. अगर आप समझते हैं कि देयर इज सम ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट इन योर बॉडी जो इन योर माइंड, तो फिर आप सही जगह पर हैं. अगर आप कन्विंस्ड हैं, अगर आप खुद ही बिलीव नहीं करते तो किसी और को कैसे आप बिलीव कराएंगे. सबसे पहले तो आपको खुद बिलीव करना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक काम है और इस काम से मैं जिस तरह वासिक ने शुरू में कहा कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं किसी की जिंदगी को तब्दील होने के अंदर मदद कर सकता हूँ, मैं किसी की लाइफ को जो है वो बेहतर कर सकता हूँ. तो और आप समझते हैं किसी के लाइफ का बेहतर होना जो है मुआशरे के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ है और ये करना चाहिए. तो अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं तो फिर आप यू आर इन राइट प्लेस. ठीक है. और इसके लिए अब आपने काम करने के अंदर आपके पास जाहिर है इंसान की अपनी भी ज़रूरियात हैं. तो उसके उसको जिंदा भी रहना है, अपने साथ फैमिली को भी लेके चलना है, मामला भी चलाना है. सो दैट्स व्हाई देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिम्यूनरेशन जो कि उसको सैलरी मिलती है, उसको पैसे मिलते हैं काम करने के. सो दिस इज व्हाई ये ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसमें से प्रॉफिट कोई लेता नहीं है, बल्कि जो अगर कोई ऐसे पैसे बच भी जाते हैं किसी प्रोजेक्ट तो वो दोबारा चैरिटेबल काम में ही खर्च होते हैं. जो लोग काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम का ही सैलरी ले सकते हैं और उसको हम बिलीव करते हैं एथिकल सैलरी कि उसके लिए हमें कोई किसी को ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं देते. वो इतनी होती है कि जो एक स्टैंडर्ड जो है सैलरीज के मुताबिक होती है. और इस चीज़ के लिए हमारा दीन भी परमिशन देता है और हमारा जो है कानून भी परमिशन देता है. तो एक तो ये बात हो गई. अब इसमें आ जाता है कि ये भी जस्टिस नहीं है कि अगर आप उस काबिल नहीं है और आपको उस कुर्सी पे बिठा दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ भी फेयर नहीं है और लोगों के साथ भी फेयर नहीं है. तो आपको अपने उस काम में खुलूस से काम करना है और आपको ये भी देखने का आप कैपेबल इनफ है या नहीं है. एक शख्स है जिसको अकाउंटिंग का कुछ पता ही ना हो और उसको अकाउंटिंग में आके बिठा दिया जाए, दैट इज रॉन्ग. एक शख्स है जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग का पता ही नहीं और आप उसको बिठा दें और बोले कि भाई यू आर आवर मैनेजर फॉर द ग्राफिक्स डिजाइनिंग या पोस्ट प्रोडक्शन. एक शख्स है जिसको प्रोजेक्ट्स का पता ही नहीं और आप उसे कहें कि भाई यू आर मैनेजर फॉर हेल्थ प्रोजेक्ट, तो वो जो चलते हुए हॉस्पिटल को वो तो बेचारा खराब कर देगा, खत्म कर देगा. सो दैट्स व्हाई आपकी जो कैपेसिटी है वो भी इम्पोर्टेंट है कि उसको भी साथ साथ ट्रेनिंग्स के अंदर आपको डेवलप किया जाए, बेहतर किया जाए और आपके अंदर भी एक एक प्यास होनी चाहिए इस चीज को सीखने की, कि भूख होनी चाहिए इस चीज को सीखने की कि मुझे ये अपने आप को बेहतर करना है. दीज आर थिंग्स.
फिर अब इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि ये मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, बैंक है, बैंक में 9 बजे लोग जाते हैं और शाम को 5 बजे निकल जाते हैं, ठीक है। थोड़ी देर एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं बाद में काम के लिए, और इस तरह होता है। लेकिन ये है कि वो उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर अगले दिन जाते हैं, फिर उसी पे रूटीन पे शुरू हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो चैरिटी सेक्टर है इसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि इसमें हम अराउंड द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, छोटे इदारे हैं, इसके इतने ज़्यादा लोग नहीं, कम लोग होते हैं, तो हमें हमें अपने टाइमिंग्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम ऑफिशियली तो एक सर्टन आवर्स से आवर्स तक काम कर रहे होते हैं, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सारा काम हम उसके अलावा भी कर रहे होते हैं। सो टेक्निकली आप आप एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है एक जगह पे, और आप उसमें प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, और आप कहीं भी 5 बजे मेरा जॉब खत्म, मैंने मोबाइल फोन बंद करके मैं सो गया हूँ जाके ना, या रख दिया है और कल खोलूंगा, इतने के अंदर हॉस्पिटल के अंदर 4 डेथ हो जाए तो क्या होगा। तो इसलिए वो फिर उसका पैरामीटर्स डेवलप किए जाते हैं कि इसका बैकएंड पे कौन है, उसकी उसकी थर्ड लाइन पे कौन है, फोर्थ लाइन पे कौन है, ताकि अगर एक पर्सन अनअवेलेबल हो तो नंबर 2 उसका अवेलेबल हो। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि मैं सबूद्दीन अगर आज नहीं है तो कौन करेगा, एक्शन लेगा, ज़िशा निसार एक्शन लेगा। ज़िशा निसार नहीं है तो डॉक्टर सादिया लेगी, डॉक्टर सादिया नहीं है तो फौरी तौर पे बोर्ड कॉल करेगा मीटिंग और नया ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। इसी तरह से जुल्फकार अगर काम कर रहे हैं तो जुल्फकार अगर नहीं है तो आपने इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपेसिटी जब बिल्ड करते हैं, तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्ड करनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी करनी है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपने डालनी है, डेवलप करनी है। सो दीज आर द थिंग्स कि जो मैं इसमें आज मेरे ख्याल से आई थिंक हमारा टाइम शायद हमारे पास आधा घंटा था आज के इस सेशन के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि सेशंस को हम इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रखें वीकली बेसिस पे, या और हर एक सेशन के अंदर कोई टॉपिक हम लेके चले। आज एक इंट्रोडक्शन देना था मैंने, इंट्रोडक्शन में पूरा नहीं कर पाया हूँ, सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन मैंने किया है अभी, मगर इट इज क्वाइट अ लॉट व्हिच इट नीड्स टू बी डन। सो इसमें दो चीजें आपने देखनी है कि जिस तरह फंड रेजिंग का मैंने आपको बताया है, चैरिटी का इंट्रोडक्शन दिया है, चैरिटी स्टाफ जो है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या चीजें आती हैं। एक, उसकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए काम करने की। नंबर 2, उसको अपने जो उसकी जो टाइमिंग है या उसके जो वक्त है काम करने का, वो तो उसका है ही है, लेकिन उसके अलावा भी अपने आप को वो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी ज़रूरत, वो अपने आप को अवेलेबल रखे। और ज़रूरी नहीं है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड काम करे, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव वो हो, ताकि एक जैसे कि हम बाज़ वक्त ईमेल का जवाब नहीं दे पाते, हम बिजी होते हैं, तो मुझे सैकड़ों ईमेल आ रही होती है रोज़ की, मैं ये लिख देता हूँ एक्नॉलेज्ड, कि आपकी ईमेल मैंने पढ़ ली है, मैं इसके ऊपर गेट बैक करूंगा लेटर ऑन। सो या अगर छोटी सी बात होती है तो मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बाज़ वक्त आप यू डोंट हैव इनफ टाइम टू राइट बिकॉज यू हैव अदर कमिटमेंट्स। सो आप उसको अपने अपने जॉब, क्योंकि जिस सेक्टर में उस सेक्टर के अंदर हमें इन सारी चीज़ों कवर करना है, तो आप उसको हल्का सा अपने साथ कर सकते हैं। ये चीज़ें देखें, तो मेरा ख्याल साहब इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आई थिंक हम इसको नेक्स्ट टाइम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का सबका टाइम देने का। इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो भाई, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।